मुश्ताक मसूद, जो अपने आप को एक डॉक्टर कहता है, वो दरअसल एक भेड़िया है जो एक मजबूर और लाचार औरत कौसर अंसारी के साथ 4 महीने तक बलात्कार और ब्लैकमेल का लंबा सिलसिला चलाता है। कौसर का पति शाहिद उसके खिलाफ लड़ता है और उसका नतीजा क्या होता है वो हम देखेंगे आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। क्राइम पेट्रोल सतर्क। बकवास बंद कर बेशरम। अरे बेशरम से याद आया, आधे घंटे में 2:30 बजने वाले हैं। हमारी बेशर्मी का टाइम हो जाएगा। दिल मत तोड़ना मेरा, वरना सब तोड़ दूंगा तेरा। समझ गई ना? चल निकल अब। हाँ, नासिर, तू पूछ रहा था ना मुझे क्या परेशानी है? हाँ शायद, बता ना क्या परेशानी है। अभी क्या, अभी निकल यहाँ से। पुलिस को बुला दूंगा, फिर देख लेना तुम। अबे क्या देख लेना बे? तू मेरी बीवी को परेशान करेगा, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करेगा और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ रख के देखता रहूंगा बे? हाँ, अबे आज तू देख एक मिस्त्री के हाथ में कितनी ताकत होती है। रुको, मार रहे क्यों? मार रहा क्या हुआ? कुछ बताएगा भी तो। क्या हुआ? अब्बू, ये लोग मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। पैसे? क्या तुमने इन लोगों से उधार वगैरह लिया था? अरे अब्बू, इन कंगालों से कौन लेगा पैसे उधार? चुप! आप लोग हो कौन? हम जो भी हैं, लेकिन आपका ये कमीना बेटा एक नंबरी झूठा है। जरा तमीज से बात। तमीज ना आप इसको सिखाओ। साला मेरी बीवी को यहाँ बुलाकर उसके साथ बदतमीजियां करता है, गंदी गंदी बातें करता है उसके साथ। अब्बू, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी खुद आती है यहाँ पर। अजीब हरकतें उसकी है अब्बू। ये घर पर भी आया था, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और पैसे भी मांगे, पूरे 1 लाख रुपए। इसने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। वो तो अकलमंदी मैंने दिखाई, पहले जाकर मैंने शिकायत दर्ज कर दी और ना झूठे इल्जाम में मैं अंदर होता। अबे झूठ बोलता है। रुको, दोनों रुको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अंसारी है और मेरी बीवी है कौसर अंसारी। हम लोग औलाद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस आदमी ने मेरी बीवी को गारंटी दी कि 15,000 की दवाइयां लगेंगी और हमारी जिंदगी में औलाद की खुशी आएगी, लेकिन इस आदमी ने मेरी बीवी को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया। देखो भाई, मेरा नाम इकबाल मसूद है और ये मेरा बेटा है और तुम दोनों से कहीं बेहतर मैं इसे जानता हूँ। जो इल्जामात आप लोग इस पे लगा रहे हैं ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ। और रहा पैसे निकलवाने का जो आप लोगों का इरादा है, इसे आप दिल से निकाल दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। आप ना बुजुर्ग हैं और इस शख्स के बदनसीब बाप हैं। इसके प्यार में अंधे हैं और सठिया गए हैं आप। संभाल के बात कर अब्बू से। छोड़ दो। आप दोनों यहाँ से निकल जाइए। अब दोबारा अगर यहाँ दिखे तो फिर पुलिस स्टेशन में दिखोगे। चलो निकलो यहाँ से। छोड़, निकलो यहाँ से, निकलो। तेरे को तो बाद में देखूंगा मैं। चलो यहाँ। याद रखियो। क्या बेटा, ये सब क्या सुन रहे? अब्बू, इन्होंने सोचा होगा पैसे ऐड लेंगे मुझसे, इसलिए आ गए सर। शायद भाभी से बोल देना आइंदा उस दवा खाने में न जाए। फिर उसने पहले ही जाना बंद कर दिया। मेरे को बताने में देर कर दी, वरना पहले ही जाके उसको ठीक कर देता। ये मुस्ताक ने अगर वापस बदतमीजी की ना भाभी के साथ, तो 2-4 लड़के साथ में ले जाके उसकी तबीयत ठीक कर देंगे। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। वही हुआ जो 4 महीने पहले होना चाहिए था। पीट दिया। मेरे को एक इशारा तो दिया होता कौसर पहले। इतनी जिल्लत सहने की जरूरत क्या थी? इलाज जारी क्यों रखा? वो इतने पैसे जो दिए थे। अरे जहन्नुम में जाए ऐसे पैसे। पैसे इज्जत से बढ़ के है क्या? समझ नहीं आ रहा शायद को कैसे बताऊं कि हकीकत में क्या क्या हुआ था। सोचते ही हाथ पैर दिल ठंडा पड़ जाता है कि सब बताने के बाद शायद मुझसे कितनी नफरत करेंगे।
मुश्ताक दिन ब दिन और ठीक होता जा रहा था। उसकी धमकियां बढ़ने लगी, उसके जुर्म कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तू अभी तक आई क्यों नहीं मेरे पास? हाँ, तू क्या चाहती? तेरे शौहर की दुकान पर जाऊं, उसके मालिक और सभी कारीगरों को तेरी बेशर्मी का सबूत दूं, या पुलिस स्टेशन जाकर ये सारे वीडियोस दिखाऊं? बोल, पुलिस स्टेशन या तेरे शौहर की दुकान पर? अरे बोल ना। चल अब जल्दी निकल घर से। और हाँ, थोड़ा बन ठन के आना, तू झल्ली अच्छी नहीं लगती जाने वाली। तीन बार वीडियो देख चुका हूँ हमारे, कब से इसी से मन भर रहा हूँ। तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं। चलो अंदर चल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी मतलब क्या है? तुझे हम बाहर सड़क पर? चल, तू तो बहुत बेशरम है। चल चुपचाप अंदर चल। चल बैठ। एक बात अपने जहन में डाल ले, मैं जब जब बुलाऊंगा तब तब तू आएगी। चल वादा कर, जब मैं बुलाऊंगा तब तू आएगी। अबे जवाब दे या भेज दो वीडियो। नहीं, मत भेजो, तुम्हें खुदा का वास्ता मत भेजो। तो चल वादा कर, जब मैं बुलाऊंगा तब तू आएगी। वादा कर, अरे बोल। तुम जब जब बुलाओगे मैं आएगी। फिर एक बार शाहिद ने कौसर को तन और मन से बहुत ही खस्ता हालत में पाया। फिर एक बार कौसर ने शाहिद को आधा सच बताया कि मुश्ताक उसे बातों से परेशान कर रहा है। फिर एक बार शाहिद ने सोचा कि वो मुश्ताक को सबक सिखाएगा, लेकिन इस बार शाहिद कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर गया और फिर जो क्लिनिक पर हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जी डॉक्टर मुश्ताक मसूद कहाँ है? अरे कौन हो आप लोग? यहाँ कोई डॉक्टर मुश्ताक नहीं है। अच्छा, तो अंदर कौन है? अंदर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर हबीब असलम, ये उन्हीं का दवाखाना है। अरे हम उस मुश्ताक मसूद को ढूंढ रहे हैं जो दोपहर में यहाँ होता है 2-2:30 के बाद। पहले बाहर जाकर क्लिनिक के बोर्ड को ढंग से पढ़िए। क्या टाइमिंग क्या लिखा है उधर? सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद ये क्लिनिक पूरी तरह से बंद रहता है। डॉक्टर साहब जनरल हॉस्पिटल जाते हैं। क्या बात क्या है? बोल, ये भी उस डॉक्टर मुश्ताक की कोई चाल है ना? बता, माजरा क्या है? देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी बताया है वही सच है। शायद इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। अंदर चल के देखते हैं, अंदर ही होगा। अरे भाई साहब, अंदर कहाँ जा रहे हो? ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? कौन है? सर ये लोग सुन ही नहीं रहे एकदम से। डॉक्टर मुश्ताक कहाँ है? ये कौन डॉक्टर मुश्ताक? हाँ, कौन हो तुम लोग? चलो बाहर निकलो यहाँ से, गेट आउट। सर मैं इन लोगों को बोल बोल के थक गया कि यहाँ कोई डॉक्टर मुश्ताक नहीं बैठते हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ एक डॉक्टर मुश्ताक मसूद नाम का आदमी है जिसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजियां की हैं, फोन पर गंदी गंदी बातें करता है, यूनानी डॉक्टर होने का दावा करता है और उसके अब्बू इसी मोहल्ले में रहते हैं कहीं। उनका नाम है इकबाल मसूद। अच्छा, वो मुश्ताक। हाँ, लेकिन दरअसल वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। ये जो जगह है वो इकबाल मसूद की है, जिसे मैंने किराए पे लिया है। और वो मुश्ताक जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, वो मेरे यहाँ कुछ समय पहले कंपाउंडरी किया करता था, लेकिन वो कोई डॉक्टर नहीं है। मुश्ताक मसूद ने झूठ कहा था कि वो एक यूनानी डॉक्टर है,
अब तो बिल्कुल साफ हो गया था कि वो कौसर के पास एक ही इरादे से गया था। मुश्ताक कौसर को सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाहता था। उसने कौसर की दुखती रग का फायदा उठाया और अपने आप को एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट बताया। तौबा, वो यहाँ पे इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। एक तो डॉक्टर नहीं है, ऊपर से मेरी क्लिनिक का इस्तेमाल किया। ये दोनों संगीन जुर्म है। पता नहीं कितनी औरतों के साथ क्या क्या चल रहा है उसका। ऊपर से डॉक्टर साहब उसने मुझ पे ही केस ठोका है कि मैं उससे 1 लाख रुपए ऐंठना चाहता हूँ। देखो शाहिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस स्टेशन जाएंगे हम लोग और सब कुछ बता देंगे। पहले जो पेशेंट्स मेरे पास बाहर आए हैं उन्हें देख लूँ, फिर उस मुश्ताक को देखते हैं। क्या हुआ शाहिद? ये मुश्ताक कोई डॉक्टर है ही नहीं। क्या? हाँ, वहाँ का डॉक्टर है कोई डॉक्टर हबीब असलम। ये कमीना किसी ज़माने में उसके यहाँ कंपाउंडरी किया करता था। ये डॉक्टर हबीब असलम सही इंसान मालूम होता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ पुलिस थाने चलेंगे और इस बदजात का चिट्ठा खोलेंगे। एक तो हम वैसे ही मायूस हैं कि औलाद नहीं हो रही, ऊपर से कोई इस दर्द का फायदा उठाए हमारा। क्या सोचते हैं ये लोग, हमारे साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं? शायद क्या हुआ कौसर? मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। सच सच और भी ज्यादा खौफनाक है। कैसा सच? मुश्ताक मसूद मेरे साथ सिर्फ गंदी बातें नहीं करता था, वो मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या कौसर? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कौसर कि तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। नहीं शायद, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा उसने जो भी किया मेरे को बेहोश करके वो मेरी वीडियो बना देना। उसने कहा तुम्हें भेज देगा। मुझे लगा तुम वीडियो देखोगे तो तुम उसी को सच मानोगे कि सब मेरी मर्जी से हुआ है और मेरी सफाई में यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी शायद, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं जी सकता हूँ क्या तुम्हारे बिना? खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ तुम पर। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम पर शक नहीं करवा सकती कौसर, पर मैंने कभी भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि मसला सिर्फ तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर भी कोई खोट हो सकती है, पर किसी के अंदर जो हो ना हो, हमें औलाद हो ना हो, मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हिफाजत सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरी इबादत है। पर तुमने उस कमीने की वजह से तुमने मुझ पर भरोसा कम कर दिया कौसर। एक बार मुझे बता दिया होता, मेरे प्यार में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और अब भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब गलती से भी अपने आप को उन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार मत ठहराना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उस मुश्ताक मसूद ने गलती नहीं गुनाह किया है, जिसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। आपने कभी यूनानी दवा आजमाई है? कौसर, ये जड़ी बूटी वाला पानी, ये हल्का सा दर्द इशारा होता है कि जड़ी बूटी का असर शुरू हो चुका है। अच्छी खबर का पैगाम ला रहा है ये दर्द। पिछले 5 सीटिंग की रिपोर्ट इसी में है। मेरी बीवी से दूर रहना मुश्ताक। मुश्ताक मसूद ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। मुश्ताक डॉक्टर है ही नहीं सर। डॉक्टर तो छोड़िए, उसके पास कंपाउंडर की भी क्वालिफिकेशन नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मतलब उसने डॉक्टर होने के आड़ में इनका शोषण किया है। शायद ये अकेले औरत नहीं होंगे, कहीं और भी हो सकती है। मुझे लगा कोई आपसी दुश्मनी का केस है, इसलिए ये लोग रूटीन तरीके से एक दूसरे के खिलाफ एनसी करवा रहे हैं। इसलिए इस केस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं सर मैंने। ध्यान देना चाहिए था प्रकाश। ठीक है, अब हम जड़ी बूटी पिलाते हैं मुश्ताक मसूद।
सर वो औरत झूठ बोल रही है, वो ये सारी नौटंकी मुझसे पैसा निकलवाने के लिए कर रही है। सर सर मेरी बात सुनिए मोबाइल के प्लीज। सारे डेटा स्कैन करवाओ, मुझे मेरी वो बात वीडियो चाहिए। साहब मेरा बेटा कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकता, वो औरत उसे फंसा रही है साहब। फंसे तो आप है, कई सालों से फंसे हुए एक धुन में, और इस धुन का नाम है औलाद। ये धुन सही गलत आगे पीछे कुछ देखने नहीं देती, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन का माहौल अलग है। वहाँ हर धुन का इलाज होता है, सब दिखाई देगा, सुनाई देगा, जोर जोर से सुनाई देगा। नहीं साहब, चलो साहब मेहरबानी कीजिए साहब, मेहरबानी। सर सर मैंने कब कहा कि मैं डॉक्टर हूँ? ये तो कौसर कह रही सर। क्या रे, तुझे मेरी तरफ देख के क्या लगता है मैं कोई प्यारा सा भोला वाला फरिश्ता हूँ जो तुझे भी मुझ जैसा फरिश्ता समझूंगा? नहीं सर, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि मेरे और कौसर के बीच में हम बिस्तरी हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, लेकिन हमेशा उसकी पूरी मर्जी के साथ हुई। बाकी की पूरी कहानी मन गढ़ंत है। मेरा और कौसर का अफेयर था। फिर से बोल। सर मेरा और कौसर का अफेयर चल रहा था, फिर जब उसके सरफिरे शौहर को पता चला तो कौसर ने चालाकी से पलटी मार दी। ये बाकी का पूरा रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया, मुझे धमकी दी, मारपीट हुई, पैसा भी मांगा मुझसे। कौसर तो मतलब आसमान से गिरी तेरी गोदी में, है ना मिस्टर फरिश्ते? नहीं सर, दर्जी की दुकान पर मिली मुझे। उसके बाद हम मिलने लगे, ज़्यादातर क्लिनिक पर। दरअसल वो जगह मेरे अब्बू की है। मैं जानता था दोपहर में वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, इसलिए सर वहीं जाकर उसके घर पर होटलों में कौन गया था? कौन गया था? सर उसने बुलाया इसलिए मैं चला गया। थोड़े वक्त के बाद उसने पैसे मांगना शुरू कर दिए, जिसके लिए मैंने मना किया। सर अब भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ सबूत ले आइए। पूरी कोशिश करेंगे तब भी आपको सबूत नहीं मिलेंगे। सर इस मुश्ताक के नंबर से कौसर अंसारी को कई बार कॉल किया गया और उसके इंस्ट्रूमेंट में पॉइंट साइज के कई फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स भी हैं, लेकिन मुश्ताक और कौसर की जो सेक्स वीडियो की बात हो रही थी वो इस इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी नहीं है। जगताप, ये फ़ोन फॉरेंसिक लैब भेज दो। तो सर जी साहब। क्या हुआ शायद? पुलिस कह रही है कि मुश्ताक के मोबाइल में उनको वो वीडियो नहीं मिला जो उसने तुम्हें दिखाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखे थे। पुलिस हमारा इंतज़ार कर रही है कौसर। वो चाहती है कि तुम उन होटलों का नाम और पता बताओ जहां वो तुम्हें ले जाया करता था। देखो कौसर, मैं जानता हूँ ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वो बड़ा ही चालाक आदमी है, उसने एक नई कहानी बनाई है। कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो तुम दोनों की मर्जी से हुआ। कौसर, एक पल के लिए भी कमज़ोर मत पड़ना। ये लड़ाई हम दोनों की है और वो हम दोनों पर हर तरह के पैंतरे आजमाएगा। उसकी यही कोशिश रहेगी साबित करने की कि हम उसके गुनहगार हैं। वो वीडियो का है नहीं बताया ना मुश्ताक, तो तेरा वीडियो हम बनाएंगे जो देखकर तू मौत की भीख मांगेगा। सर जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से ला कर दूँ मैं आपको? हमारा अफेयर था, हम मिलते थे, हम बिस्तरे भी हुई, लेकिन मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा सर मैं? सर व्हाइट स्टार पैलेस, येलो लाइट होटल एंड रेड आर्क होटल, तीनों जगह के रजिस्टर्स में मुश्ताक मसूद और कौसर के नाम की एंट्री। सर मैं कबूल करता हूँ कि मैं और कौसर इन होटल्स में गए थे, लेकिन अगर मेरे इरादे गलत होते तो मैं अपने नाम पर रूम बुक क्यों करता? मेरा नाम आने ही नहीं देता। सर मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, आपको पिटाई मेरी नहीं बल्कि उस शाहिद और कौसर की करनी चाहिए।
सर चोर वो लोग हैं, पुलिस आप है, लेकिन घर मेरा लुट रहा है सर। सर अगर वीडियोस मिलते तो इसकी बैंड बजा सकते थे। कौसर की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? सर एक तो 4 महीने का टाइम फ्रेम, ऊपर से शादीशुदा औरत, रेप प्रूफ होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर। सर हमारे पास होटल के बिल्स हैं, विक्टिम का स्टेटमेंट है, डॉक्टर हबीब असलम का भी स्टेटमेंट है कि शाहिद और उसके साथी आए थे क्लिनिक पर मुश्ताक को ढूंढने। प्रकाश, ये मुश्ताक बहुत ही चालाक और माहिर खिलाड़ी है। इसने ये सब प्लानिंग के साथ किया है। हो ही नहीं सकता कि कौसर इसका पहला शिकार हो। सर मैंने शाहिद और कौसर की पूरी हिस्ट्री निकाली। दोनों बहुत सीधे साधे लोग हैं। शाहिद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ईमानदार मिस्त्री है, और कौसर का भी कोई लफड़ा नहीं है। 4 साल पहले दोनों की शादी हुई, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो जो दर्जी है जावेद और उसकी बीवी फातिमा भी, उनसे कुछ बात हुई? हाँ सर बात हुई। उनका कहना है कि वाकई में मुश्ताक ने पहले पहल की थी। ठीक है, चार्जशीट फाइल कर दे। हमारे पास जितने एविडेंस है, गवाह है, सब पेश कर दे। सर पुलिस कह रही है कि अब अदालत फैसला करेगी। पर वो सारे वीडियो उसी ने मेरे को दिखाए थे। मैं मानता हूँ कौसर, पर पुलिस को वो मिले नहीं है। उन्होंने उसके मोबाइल की जांच भी कराई है। हो सकता है मुश्ताक ने वो मिटा दिए हो पुलिस के डर से, और तुम्हें बस ऐसे ही धमका रहा था हवा में। आयशा, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये तो आप अंदर बैठकर बोल रहे हैं, लेकिन असलियत तो मुझे भुगतनी पड़ रही है। अरे लोग 2 दिन बात करेंगे, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है। आयशा, मैं जल्दी रिहा हो जाऊंगा, देखना तुम। अच्छा सुनो, तुम शाहिद के खिलाफ शिकायत दर्ज करो कि शाहिद और कौसर तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें जान से मारने की धमकी थी, और कहा कि अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारे बच्चे को उठवा लेंगे। वो रिजवान वकील है ना, उनसे जाकर मिलो। वो सारी रिपोर्ट तैयार करके केस कर दे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वही करो बस। तुम अभी के अभी रिजवान वकील से मिलो, वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगा। तुम एक औरत हो, पुलिस को तुम्हारी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। जी। केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आया और मुश्ताक मसूद को बेल मिल गई, लेकिन शाहिद और कौसर ने हार नहीं मानी। पुलिस ने भी प्रोसिक्यूशन को पूरा सपोर्ट दिया और इस केस को मजबूती से पेश करते रहे। मुश्ताक के गिरफ्तार होने के 1 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। क्या कहा जज साहब ने? मुश्ताक मसूद को 10 साल की सजा हुई है। मुश्ताक को आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2N के तहत एक औरत पर बार बार बलात्कार करने के जुर्म में और धारा 506 सबसेक्शन 2 के तहत पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के जुर्म में चार्ज किया गया है। मुश्ताक को 10 साल की सजा सुनाई गई है और वो फिलहाल जेल में है। कौसर ने जो यातनाएं झेली, आखिरकार उसे न्याय मिला। मुश्ताक ने एक नहीं बल्कि अपने आप को बचाने की कई कोशिशें की। उसने कौसर को ही गुनहगार साबित करने की नाकाम कोशिश भी की। दुर्भाग्यवश कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि मुश्ताक ने डॉक्टर होने का नाटक किया था और कौसर ने उससे 15,000 रुपए की दवाइयां ली थी, और यह भी साबित नहीं हो पाया कि उसने कौसर को बेहोश करके उसका यौन शोषण किया था। मेडिकल केसेस में अक्सर जब कोई मर्ज इंसान को परेशान करता है तो इंसान उसके इलाज की तलाश में हताश हो जाता है, बौखला जाता है। कौसर के केस में बेऔलादी का मसला था, जिसकी वजह से वो मुश्ताक जैसे पाखंडी के जाल में फंस गई। और मुश्ताक एक मंझा हुआ शिकारी था जो ऐसी बेबस और जरूरतमंद औरतों पर घात लगाए बैठा होता है। ऐसे पाखंडियों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कोई पैसा लूटेगा, कोई यौन शोषण करेगा तो कोई कुछ और। ऐसे शिकारियों को पहचानना आसान नहीं होता,
लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। अक्सर इशारे मिलते हैं, निशानियां छोड़ी जाती हैं, जैसे कि कौसर के केस में हुआ। मुश्ताक ने इस बात पर जोर दिया कि कौसर क्लिनिक में अकेली आए और उसके बाद क्लिनिक में कोई महिला कर्मचारी नहीं, जो कि अनिवार्य है। ना कोई पेशेंट, ना कोई कंपाउंडर, और फिर वो पानी का ग्लास, वो बोगस जड़ी बूटी की बातें। और तो और कौसर ने क्लिनिक में आते जाते क्लिनिक के बाहर लगा बोर्ड तक नहीं देखा जिस पर मुश्ताक का नाम ही नहीं था। पर इस केस की सबसे बड़ी सीख है कि हम पर चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जितना भी जुल्म हो हमारे साथ, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हम अपने शुभचिंतकों को पूरी बात बताएं। आधा सच आधा इंसाफ तक नहीं दिला सकता, लेकिन भरोसे पर टिके रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ सकता है। बात जब रिश्तों के टूटने की हो रही है तो हमारा आज का दूसरा केस है एक एक्सीडेंट का केस, जहां पीड़ित था अंकित केसवानी नाम का एक नौजवान आदमी, और इस एक्सीडेंट ने एक नहीं बल्कि कई रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिए। एक्सीडेंटल डेथ। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंटल डेथ का केस है। मने, तुमने इस दीपा केसवानी का स्टेटमेंट पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा है। दीपा ने दोनों हॉस्पिटल में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। तपस हॉस्पिटल से डॉक्टर कपिल रत्नानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट केस आया है। पेशेंट काफी क्रिटिकल है। हमारे डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे हैं, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। दीपा ने कहा वो घर पर फिसल कर गिरा था। हाँ सर, स्टेटमेंट में यही कहा है। जैसे वो घर के अंदर आए वहीं फिसल कर गिर गए। दरवाजा आपने खोला था? जी नहीं, उनके पास अपनी चाबी थी, उन्होंने उससे दरवाजा खोला। मैं बेडरूम में थी। तकरीबन कितने बजे थे? 10 साढ़े 10 के आसपास। अंकित, तुम आ गए क्या? अंकित, अंकित, हेलो सूरज। क्या हुआ दीपा? सूरज प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अंकित फिसल के गिर गया है, उसके सर पे बहुत चोट आई है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। सर मैं तुरंत वहां पहुंचा, देखा अंकित को बहुत चोट आई थी, मैंने ऑटो बुलाया। हम अंकित को अपने एरिया के क्लिनिक ले गए सर। डॉक्टर ने कहा बहुत गहरी चोट है, एडमिट करना पड़ेगा। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर को जानता हूँ, दोस्त है। भाई फोन करो ना उसको। हाँ। जैसे ही हम लोग यहाँ तपस हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मामला बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड कैसे? बहुत ही क्रिटिकल है। अभी के लिए हमने ब्लीडिंग रोक दी है उनकी, लेकिन स्कल में बहुत डीप फ्रैक्चर है और मेरी यही एडवाइस है कि आप उन्हें इंडियन मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाइए। डॉक्टर साहब आप हेल्प कीजिए ना हमारी अंकित को वहाँ शिफ्ट कराने में। ठीक है। 3 दिन बाद 8 जून 2015 को दीपा केसवानी का पति अंकित केसवानी चल बसा। ये माना जा रहा था कि घर में दाखिल होते ही फिसल कर गिरने से जो उसके सर पर चोट आई, अंकित उसका शिकार हुआ और उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन पुलिस को शक था कि अंकित एक्सीडेंट का शिकार नहीं बल्कि किसी शिकारी की साजिश का निशाना बना था। ये एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। अजीब बात है सर, एक तरफ दीपा ये कहती है कि अंकित घर पे फिसला था और दूसरी तरफ वो कहती है कि वो गोमती चौक के पास गिरा था। क्या ये महज एक मिस्टेक है या कोई कवर अप? पता नहीं क्यों माने मुझे ऐसा लग रहा है इस केस में अंकित केसवानी नहीं बल्कि किसी की नीयत, किसी की इंसानियत फिसली। जी, हमें दीपा केसवानी से मिलना है। वो बात करने की हालत में नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट लेना है, ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगी उन्हें। वहां गिरे थे अंकित। मैं रूम से बाहर आई और खून के सारे धब्बे आपने बड़ी बारीकी से मिटाए होंगे, क्यों? वो क्या है ना मिसेस केसवानी, हम पुलिस वाले खून पर इतनी आसानी से नहीं फिसलते।
कदम रखने से पहले खून सूंघ लेते हैं, फिर चाहे वो एक बूंद ही क्यों ना हो। अभी मेरे पति की मौत हुई है, इन्हीं हाथों से खून के धब्बे साफ किए मैंने, और आप चाहते हैं कि मैं मेरे पति के खून के निशान भी साफ ना करूं। सफाई तो बहुत हुई है, इस घर में सारा खून मिटा दिया और गोमती चौक में सारे धब्बे मिटा दिए। कहां? डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल में दिए गए स्टेटमेंट में आपने तो कहा था आपके हस्बैंड अंकित केसवानी गोमती चौक में फिसल कर गिरे थे। मेरे पति गोमती चौक में फिसल कर गिर गए, उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। मैम एक सेकंड का सवाल है, विरार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है एक्सीडेंट का, आप प्लीज उनको जल्दी से एडमिट कर लीजिए। मैं हमारे रेसिडेंट डॉक्टर ऑन कॉल को इन्फॉर्म कर देती हूँ, आप मुझे तपस हॉस्पिटल के पेपर्स दे दीजिए प्लीज। मैंने गोमती चौक कहा, शायद हड़बड़ाहट में कह दिया होगा, पर अंकित यहीं गिरे थे। शायद जल्दबाजी में मुंह से निकल गया होगा। जल्दबाजी किसी से भी हो सकती है, खुद को देख लीजिए। आपके हस्बैंड की मौत डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई थी, आपका घर यहां विरार में है, मगर देखिए जल्दबाजी में आप उनकी बॉडी यहां लाना भूल गई, वहां हॉस्पिटल के सामने उनका अंतिम संस्कार कर डाला। मैंने आपसे कहा ना सर कि मैं शॉक में थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। हमारी शादी को 8 महीने भी नहीं हुए थे, और उनके मरने के 3 घंटे के अंदर आपने उनका क्रियाक्रम कर डाला। आप समझ नहीं रहे हैं सर। अंकित की मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, उनकी डेथ 31 मई को हुई थी, जिन्हें मरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे। अगर हम अंकित की बॉडी को घर ले आते, सूतक लग जाता, समझे आप? मैंने आपसे कहा था ना, मेरी बेटी बात करने की हालत में नहीं है, कमजोर है वो। इतनी छोटी उम्र में उसने अपना पति खोया है। आप समझ नहीं रहे। समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं मैडम। मिसेस दीपा अंकित केसवानी, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में की गई गलती हो या जुर्म हो, नतीजा एक ही होता है, फुर्सत में पछतावा। सर मैं तो वहां से तभी चला गया था जब दीपा की मदर कविता आंटी और दीपा का भाई चेतन वहां पहुंचे। मिस्टर सूरज कटारा, डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर दीपा ने यह कहा कि उसका पति अंकित गोमती चौक के पास गिरा था। गोमती चौक? ऐसा कैसे हो सकता? तो मेरे सामने तो नहीं बोला उसने कभी ऐसा। सर अगर ऐसा कुछ बोला भी होगा तो मेरे ख्याल से मुंह से हड़बड़ाहट में निकल गया होगा उसके। सबसे पहले उसने तुम्हें फोन किया जब उसका पति बेहोश हुआ? हाँ सर। सबसे पहले उसने तुम्हें क्यों फोन किया? सर दीपा मेरी अच्छी दोस्त है और अंकित भी मेरा अच्छा दोस्त था। और ये अच्छी दोस्ती शुरू कब से हुई? कॉलेज, यहीं विरार में सर, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तो फिर तुम दीपा को काफी करीब से जानते होंगे? जी हाँ सर। तो मुझे यह बताइए मिस्टर सूरज कटारा कि दीपा की यह जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत पहले से है या पति को गुजरे हुए 3 घंटे नहीं हुए अंतिम संस्कार भी कर डाला? देखिए सर, दीपा आपको ये बात पहले भी बता चुकी है और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। सर अंकित की रिश्तेदारी में उसका कोई नहीं था, सिर्फ उसकी माँ के अलावा, जो कि 31 मई को गुजर गई थी। हॉस्पिटल से बॉडी घर ले जाते तो वही सूतक उतक का चक्कर रहता, इसलिए हॉस्पिटल के पास ही अंतिम संस्कार करना पड़ा हमें। पर सर आप सवाल तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप हम पर शक कर रहे हैं। शक तो है मिस्टर कटारा, और सिर्फ शक नहीं, अब हमें पूरा पूरा यकीन हो रहा है कि इस केस में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक्सीडेंट नहीं हुआ? तो क्या हुआ सर? वो तो हम पता करेंगे, और अगर हमें पता चला कि तुम्हें कुछ पता था और तुमने हमसे छुपाया तो हमारा डंडा फिसलेगा और सीधा तुम्हारे सर पर गिरेगा। सर देखिए, दीपा मेरी अच्छी दोस्त है, उसने मुझे फोन किया, मदद के लिए पुकारा तो मैं वहां चला गया। मुझे जो जो मालूम था मैंने आपको साफ साफ बता दिया है सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस वालों को शक है कि ये एक्सीडेंट केस नहीं है। पर क्यों? वो लोग ये कह रहे थे कि तुमने तपस हॉस्पिटल और डीएन मेमोरियल दोनों हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्टेटमेंट दिए। गलती से मुंह से निकल गया होगा, मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं। मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कब बोला।
ये पुलिस वाले भी ना बस बात का बतंगड़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। सर, हो सकता है अंकित वाकई में घर पे फिसल के गिरा हो और स्ट्रेस और शॉक में दीपा ने गोमती चौक बोल दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है मणे, मगर कहां घर का ड्राइंग रूम, कहां गोमती चौक। हाँ सर, अजीब तो है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है मणे, ये 3 घंटों के अंदर अंतिम संस्कार करना, हमारे साथ बात करते वक्त वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ाहट, ये दोनों चीजें मेरे दिमाग पर दस्तक दे रही हैं, बार बार दस्तक दे रही हैं कि ये सो कॉल्ड एक्सीडेंट, ये हादसा हुआ ही नहीं है। हाँ मुकेश। बलदेव पाजी, वो बंदा अंकित टपक गया है। हाँ सुना, एक्सीडेंट केस दर्ज हो गया, तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं निकल ले रहा हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अब आप देख लेना क्या करना क्या नहीं। ठीक है, निकल। दीपा द्वारा दिए गए 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स ने शक का पहला बीज बोया। पुलिस ने इस एक्सीडेंट के केस में कत्ल को सूंघ लिया था। ऊपर से पीड़ित अंकित केसवानी के जल्दबाजी में किए गए क्रियाक्रम ने पुलिस को एक और कारण दिया शक करने का। दीपा क्या छुपा रही थी? ऐसा क्या था जो सूरज पुलिस को बता नहीं रहा था? एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे की कहानी जुर्म की स्याही में लिखी गई थी। कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, और देखेंगे कि कैसे पुलिस इस केस की तह तक पहुंची। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर आप सही हैं तो गुस्सा मत कीजिए, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।